की या कुछ पंक्तियां जहन में आ जाती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी और बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये बातें जहन में आ जाती हैं, लेकिन अनायास ही नहीं था कि अचानक से वो 1857 का दौर, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते दायरों और उनके दमन ज्यादतियों के विरुद्ध विद्रोह का आरंभ हुआ था। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इसको बहुत जगह इतिहास में सैनिक विद्रोह या फिर एक केवल एक संग्राम कह के बहुत छोटी संज्ञा दे दी गई है और ऐसा ही रख दिया गया है और कमतर आंकने की प्रवृत्ति रही है। आप अजमेर सिंह के कार्यकाल से देखें, छत्तीसगढ़ में 1774 के से लेकर के 1910 के विद्रोह तक के आप जब अपनी बात को लेकर आएंगे तो पता चलेगा कि ये जो 1857 का की क्रांति है ना, जिसको हम यहाँ से मानते हैं, ये इससे 32 साल पहले ही इस धरा पे शुरू हो गया था। और इस धरा पे शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? जनजातियों को जाता है, उन अक्षुण जनजातियों को जाता है जिनको आज हम कहते हैं कि ये थोड़े से पीछे हैं, थोड़ा इनको आगे करने की जरूरत है, इनके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, सचमुच बहुत कुछ करने की जरूरत है। पर हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये स्व समृद्ध वे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हर कार्य को हमसे एक कदम पहले किया था। कौन होते हैं ये जनजातीय गण? किनको कहते हैं हम जनजातीय गण? पहले जनजातियों के विषय में थोड़ा सा जान ले। आज ये देखेंगे कि चाहे वो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे वो 1774 का विद्रोह हो, कहीं पे भी बात कहें, चाहे गोंड हो, भील हो या कोई भी संथाल जनजाति हो या कोई भी गौड़ जनजाति हो, इन सब ने आपस में एक साथ संगठित होकर के देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में समानांतर सहभागिता निभाई है। और आज जबकि हम अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, यानी कि अमृत महोत्सव में कदम रख चुके हैं, तो बहुत अधिक आवश्यक है कि हम एक भी पहलू को नजरअंदाज न करें जो स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभा चुका है, खास तौर से उस पक्ष को जो हमारे राष्ट्र के, हमारे प्रदेश के हृदय में, हृदय के केंद्र में, हृदय की धमनी और सिराओं के रूप में विद्यमान है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यह प्रतीत होता है कि वनवासी समाज का जो योगदान है, उसका भी स्वतंत्रता में बहुत प्रमुखता से योगदान रहा है। हम आदिवासी कह देते हैं, आदिवासी तो मैं भी हूँ, मैं भी यहाँ रायपुर के मध्य क्षेत्र में बहुत पुराने दिनों से रही हूँ। तो क्या मैं आदिवासी हो गई हूँ? जी, मैं भी एक आदिवासी हूँ। नहीं, हमारे यहाँ वो वनवासी हैं और फिर हम शहरवासी हैं, फिर वो ग्रामवासी हैं। इस प्रकार से विभेदक रेखा ही खींचनी है लोगों को तो ऐसा करेंगे ना। पर मैं ये कहूंगी कि वो जो जनजातीय लोग हैं, वो बहुत ही अक्षुण्ण संस्कृति के लोग हैं। क्या कारण है कि माँ प्रकृति ने अपना अतुल्य अमूल्य भंडार केवल एक ही जगह में दिया है, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो या फिर गुजरात या फिर कोई भी अन्य प्रदेश। हर प्रदेश में जो प्राकृतिक संपदा का अनमोल खजाना है, उसको संभालने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? एक ही उत्तर निकल के आएगा कि प्रकृति का अनमोल खजाना जिनके पास है, वो हमारे जनजातीय संस्कृति के लोग हैं, जिनको सहेजने की जिम्मेदारी, जिनकी अक्षुण्णता को सहेजने की जिम्मेदारी इन्हीं जनजातीय लोगों को सौंपी गई है। पर आज एक प्रश्न उठता है कि इनको आगे बढ़ाना है, तो क्या वो पीछे थे जो इनको आगे बढ़ाना है? नहीं, इन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी समानांतर सहभागिता निभाई थी। ये हमको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 19वीं शताब्दी में इन समस्त जनजातियों ने आपस में संगठित होकर एक प्रकार की छापामार लड़ाइयां की थी और इसका मतलब अलग और सुंदर रूप से हम देखते हैं कि जो जनजातीय लोग थे, वो उस समय में बहुत ही एक अलग प्रकार की संस्कृति रखते थे। इनको बहुत ज्यादा किन्हीं का इंटरफेरेंस पसंद नहीं होता था। पर ये वो समय था 19वीं शताब्दी का, जब अंग्रेज इनके सामान्य जीवनचर्या में अपना हस्तक्षेप आरंभ कर रहे थे। इनका एक कृषि का पैटर्न होता था जिसको झूम खेती कहते हैं। झूम खेती का मतलब होता है अलग अलग जगहों पे जाके अपनी कृषि करना। इनको किसी से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, ये अपने जीवनचर्या में बहुत खुश होते हैं
और बहुत अलग सुंदर तरीके से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश उपनिवेश आरंभ होता है और इस उपनिवेश के दौरान क्या होता है कि ब्रिटिश उपनिवेश ने एक बहुत गंदी पैठ जमाई और इनका एक प्रमुख ध्येय कि इनकी मूल प्रवृत्ति को जड़ों से काट देना। आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे एक व्यवहारिक बात को एडमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू होती है। कोई भी व्यक्ति जब भी इस जीवन में सरवाइव करता है तो दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पहली होती है उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट, यानी कि मूल प्रवृत्ति, जो वो अपने पैतृक गुणों के आधार पे आहरित करता है, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि से वो वंशानुगत करते हुए लेके आता है। दूसरी प्रवृत्ति होती है जो वो अपने आसपास के क्षेत्र से अर्जित करता है, सामाजिक परिवेश से अर्जित करता है और अब सामाजिक प्रवृत्ति से अर्जित करता है और फिर वो आगे बढ़ता है। तो जो इनका रेशियो रहता है, कुछ लोगों में जो मूल प्रवृत्ति रहती है वो इतनी ज्यादा होती है, इतनी प्राकृतिक होती है कि वो उसके आधार पे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम जो थोड़ा मध्य क्षेत्र में आ जाते हैं उनमें सामाजिक अर्जन की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है। जैसे कि सामाजिक परिवेश में ढल के हम तात्कालिक व्यवस्था के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं और अपना कॉम्बिनेशन बना के, व्यक्तित्व का कॉम्बिनेशन बना के अपने व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। परंतु जनजातीय लोग वो होते हैं जिनमें उनकी मूल प्रवृत्ति हावी होती है, जो अपनी मूल प्रवृत्ति में किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल स्वरूप धारण करने नहीं देते हैं। पर आपको मैं कहानी वहां से आरंभ करती हूँ जबकि अंग्रेजों ने सबसे पहला कुठाराघात इनकी मूल प्रवृत्ति पे किया। और ब्रिटिश उपनिवेश ने क्या किया, जो ये स्वतंत्र रूप से घूमते हुए कृषि करते थे, आनंद मंगल से अपना जीवन व्यतीत करते थे, किसी ने इससे ना लेना एक ना देना दो वाली जो इनकी प्रवृत्ति थी, उसको अंग्रेजों ने इनको मजदूर बना दिया। इनको अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाला कूली बना के रख दिया, इन पे दबाव डालने लगे। एक स्वतंत्र मूल प्रवृत्ति के व्यक्तियों को इन्होंने दबाव डालने का एक बुरा और हिंसक प्रयत्न किया। अब हम ये देखते हैं कि जब भी किसी चीज पे भी एक प्रेशर डाला जाता है, एक निश्चित समय के बाद आप किसी भी चीज को जोर से दबाइए, रिपल्सन तो होगा ही। कितने भी सीधे साधे भोले भाले वो जनजातीय लोग थे, उनमें भी विद्रोह की भावना उमड़ी और निश्चित ही उमड़ी। और उस समय में अन्य आंदोलनों से हम कैसे भिन्न मान सकते हैं? इन लोगों ने भी विद्रोह किया, पर इनका विद्रोह अन्य जगहों के विद्रोह से कैसे भिन्न था? इनके विद्रोह में इन्होंने किसी से कोई हथियार मांगे नहीं, कहीं से कोई चीजें इकट्ठी नहीं की, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो इन्होंने अपने आप वो एक लड़ाका के रूप में स्वयं को तब्दील किया, संगठित हुए और एक जनजाति व्यक्ति ने कभी भी दूसरे जनजाति व्यक्ति पर चाहे कितनी भी वैचारिक भिन्नता हुई हो, पर कभी आपस में विभेद नहीं किया, कभी आपस में एक दूसरे पे घात नहीं किया। उन्होंने सदैव से अपने एक उद्देश्य को याद रखा। यदि उनका एक संगठन बना शुरू में, तो वो अंतिम लड़ाई के अंतिम दम तक वो एक संगठन ही रहा, कभी उस संगठन में दो फाड़ नहीं हुआ। ये थोड़ी अलग बात थी। आक्रमण कभी भी नहीं करते थे। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, उनमें एकजुटता होती थी। उनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता था। एक व्यक्ति का उद्देश्य पूरे व्यक्ति का उद्देश्य होता था। बाद में भी उनमें कभी वैचारिक भिन्नता नहीं आई। आप पूरे किसी भी राज्य का आंदोलन का इतिहास उठा करके देख लीजिए। ये आज कल और आज की इस स्टडी में मेरे को देखने में आया। मैंने बड़े से बड़े स्वतंत्रता आंदोलनों को पढ़ा, पर आज के युवाओं को ये जान लेना चाहिए और हमको जनजातियों से ये बात को जरूर सीखना चाहिए कि हम यदि एक बात के लिए एकजुट होते हैं तो चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हमको अपने विचारों में भेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। चल पड़े तो बस चल पड़े, ये वाली बात होनी चाहिए जो आज के युवाओं को इन जनजातीय योद्धाओं से सीखनी चाहिए थी। इन्होंने कई वर्ग बनाए जनजाति विद्रोह को संचालित करने के लिए, लेकिन इन विद्रोहों को कई आधार पे, कई जनजातियों के आधार पे एकत्रित किया और संगठित करते चले गए। विद्रोह का कारण क्या रहा होगा?
कुछ मूल कारणों पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। इंटरनेट पे बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो स्कैटर्ड फॉर्म में है, बिखरे हुए फॉर्म में है, पर जब आप उनके सत्व को इकट्ठा करेंगे, तत्व को कभी भी इकट्ठा मत करिएगा, सत्व को जब इकट्ठा करेंगे तो सबसे पहला कारण जो मुझे नजर आया, उनकी पुरातन परंपराओं पे हथौड़ा मारा गया था। क्या हथौड़ा मारा गया होगा, क्या किया होगा? अचानक से उनके यहाँ जो कबीलों में सरदार की प्रथा होती थी, उस सरदार प्रथा को हटा करके जमींदार या मुखिया बनाने का, हाँ, और मुखिया कौन बनाता था? वो अंग्रेज बना के जाते थे। वो तय करते थे कि उनका मुखिया कौन होगा। आत्मीयता का कोई स्थान नहीं रखा उन्होंने, अपनी बातों का आरोपण रखा। पहला कारण ये कि परंपराओं को बदला गया उनकी। दूसरा, कुछ ऐसे, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर कुछ ऐसी उद्देश्यक मिशन का इंसर्ट कर दिया गया या घुसपैठ कर दी गई जो वहां की संस्कृति से पूर्णतः भिन्न थी, और इसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया तात्कालीन सरकारों के द्वारा कि वहां पे किस प्रकार से अन्य अन्य लोगों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। तीसरी बात, बाहर से जो महाजन या व्यापारी आए, उनको नियुक्त किया गया उन आदिवासियों के ऊपर कि वो उनसे कर वसूली करें, वो उनसे लगान वसूली करें। तो ये चीज उनको नागवार गुजरने लगी, उनकी अपनी खेती पद्धति पर रोक लगाई जाने लगी, और उनको उस खेती पे या उनकी जो उन्मुक्तता थी उस पे एक प्रकार का बंधन डाल दिया गया। जो वो झूम खेती करते थे उसको रोक दिया गया। अब एक मूल प्रवृत्ति जिसकी बात मैं कर रही थी, आपकी मूल प्रवृत्ति होगी कि आप गुनगुनाते हुए खाना बनाते हैं, आपकी मूल प्रवृत्ति होगी कि आप जब पढ़ते हैं तो धीमी गति का म्यूजिक सुन के आनंद प्राप्त करते हैं, आपकी मूल प्रवृत्ति होगी कि आप पढ़ने के साथ खेलना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से, आपके दादा भी कभी ऐसा किया करते थे। आप में तर्क देने की अच्छी शक्ति होगी, क्योंकि गर्व से कहते होंगे आप अपने क्षेत्र में कि ऐसा ना मेरे दादा किया करते थे, ऐसा ना मेरी नानी या मेरी माँ की आदत थी, या मेरे में सिलाई बुनाई का गुण अपनी माँ से आया। हम कितने गर्व से कहते हैं कि हमारे अंदर ये मूल प्रवृत्ति है, और बिल्कुल ऐसा कहते समय हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। पर कितने दुख की बात है, एक स्वतंत्र रहने वाले, स्वतंत्र विचार के रहने वाले, जिनको किसी से लेना एक ना देना दो, ऐसी सुंदर प्रवृत्ति वाले लोगों का, प्रकृति पे जीवन बसर करने वाले लोगों का, उनका जीवनचर्या, उनकी मूल प्रवृत्ति को ही छिन्न भिन्न कर दिया गया। एक 1892 का कल मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। आगे हम बढ़ते रहेंगे इतिहास पे, परंतु कुछ छोटी छोटी सी बातें, जैसे कहते हैं ना, भोजन में थोड़ी सी तीखी चटनी आनंद दे जाती है, उसी प्रकार एक छोटी सी घटना बताती हूँ। 1892 की बात है। अंग्रेज जब आए थे यहाँ पे, तो गौड़ आदिवासी जो होते थे बहुत बढ़िया तीर चलाते थे। वैसे तो भील आदिवासियों को भी कहा जाता है, जो राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में है। तो ये भी कहा जाता है कि बहुत अच्छा धनुष बाण, धनुर्धारी होते हैं, जबरदस्त धनुर्धारी होते हैं। खुद उन क्षेत्रों में गई हूँ, वहां के बच्चे एक लक्ष्य, प्रत्येक बच्चे में एकलव्य और अर्जुन नजर आता है। उन क्षेत्रों में धड़ाधड़ पेड़ पे चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं कि हमारे यहाँ के वो जो समर कैंप वाले बच्चे हैं ना, वो भी उनको अवाक होके देखते रह जाएंगे। तो प्रकृति माँ का ये सुंदर सा वरदान तो उनको पहले से ही प्राप्त है। लेकिन क्या हुआ कि 1892 में अंग्रेजों के द्वारा आर्म्स एक्ट लाया गया, और उस समय में कह दिया गया कि ये हथियार लेकर घूमते, और इनके हथियार रखने पे प्रतिबंध, न केवल प्रतिबंध लगाया गया, बल्कि प्रत्येक आदिवासी को पकड़ पकड़ के जेल में बुरे तरीके से प्रताड़ित किया गया, जिनको आज हम कहते हैं कि ये 2 कदम पीछे हट के रहते हैं। तो मूल प्रवृत्ति को छिन्न भिन्न करके एक ऐसी प्रेरणा को उनके भीतर, उनके मस्तिष्क में इंसर्ट किया गया कि वो अपने मूल प्रवृत्ति को ही बताने से डरने लग गए, 2 कदम पीछे हटने लग गए। ये थी मूल बात। आगे हम देखते हैं कि समस्त जो स्वतंत्रता आंदोलन था, इसमें जो जनजातीय आंदोलन के इतिहास को कुंवर सिंह जी ने, जो कि बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं, 3 कालखंडों में बांटा था। एक था 1795 से 1860 का, दूसरा कालखंड था 1860 से लेके 1920 का, और तीसरा कालखंड था 1920 के बाद का। तो ये तीनों ही कालखंड जनजातीय आंदोलनों के इतिहास के रूप से इन 5 राज्यों के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण साबित होते हैं। सबसे पहले आंदोलन का मैं जिक्र करती हूँ कि सबसे पहला आंदोलन जो हलवा विद्रोह हुआ था वो 1774 में हुआ था परलकोट में, नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में नारायणपुर। अब तो वो जिला घोषित हो चुका है, उस समय तहसील होता था वो। तो नारायणपुर के परलकोट में ये विद्रोह हुआ था और इसमें ये करीब 1857 से 32 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसमें मराठों और अंग्रेजों के विरुद्ध में इस विद्रोह को अंजाम दिया गया था और बहुत शानदार तरीके से इस विद्रोह को अंजाम दिया गया। उसके बाद एक विद्रोह हुआ जो कि 1860 से 1920 के बीच में राजस्थान में हुआ, जो कि भील आंदोलन कहा जाता है। भील आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो थी वहां की बंधुआ मजदूरी, जो कि मैंने कहा ना कि आरंभ में ही कहा कि अंग्रेजों का मूल था कि स्वतंत्रता को खत्म करके परतंत्रता की ओर लेके चले जाना। तो बंधुआ मजदूरी वहां के लोगों से करवाते थे। तो उस समय राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्रों में भीलों के द्वारा, जो एक गोविंद गुरु करके होते थे, बहुत उनके जो सुधारों से प्रेरित होके ये विद्रोह किया गया। उसके बाद ये आंदोलन बहुत ज्यादा धीरे धीरे मजबूत होता गया। इतना मजबूत होने लगा कि अलग एक भील राज्य बनाने की परिकल्पना रखी जाने लगी। लेकिन अंग्रेजों ने वही अपनी विभेदक नीति, जो शुरू से फूट डालो वाली नीति रहती है, आदिवासियों या जनजातियों के बीच वो कभी फूट नहीं डाल पाए, परंतु उन्होंने दमन के ऐसे ऐसे प्रपंच अपनाए और इस विद्रोह को बहुत मशक्कत के बाद कुचला। उसके बाद हम देखते हैं नैकदा आंदोलन। एक अभी जो मैंने कहा भील आंदोलन, उसके बाद था नैकदा आंदोलन, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में हुआ। कदाचित ये आंदोलन, जो मोटे मोटे तौर पे एक बात उभर के आती है, ये धर्मराज स्थापित करने की दिशा में हुआ था, वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध। जो मैंने कहा कि इन्होंने अन्य अन्य प्रवृत्ति के लोगों को जो प्रवेश करा दिया था, तो आगे काम है उसके विरुद्ध में इस प्रकार का आंदोलन हुआ था। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ के कुछ आंदोलनों के विषय में जानते हैं, और एक बहुत सुंदर सी, बहुत रोचक सी बात आपको बताने जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से यदि कुछ लड़कियां या महिलाएं जुड़ी होंगी तो वो कह रही होंगी कि डॉक्टर वर्णिका को क्या हो गया है, अभी थोड़े समय पहले तक के हम तो महिला समानता की बातें करते थे, ये जनजातीय विद्रोह में केवल पुरुषों का उल्लेख क्यों कर रही हैं? करते हैं पुरुषों का उल्लेख भी, पर इंतजार कीजिए, मैं एक बहुत रोचक घटना आपके सामने रखने जाऊंगी इसके उपरांत। परलकोट विद्रोह जो हम कहते हैं, उसके बाद एक विद्रोह हुआ था सबसे पहले भोपालपट्टनम में। एक संघर्ष होता है 1795 में। 1795 में जो विद्रोह हुआ था वो अंग्रेजों के प्रवेश के विरुद्ध में हुआ था। उसके बाद परलकोट विद्रोह गेंद सिंह के नेतृत्व में हुआ, और नोट कर लीजिए कि प्रथम शहीद गेंद सिंह माने जाते हैं। ये क्यों हुआ था ये विद्रोह, परलकोट विद्रोह? वहां के जनजातियों का जबरदस्त शोषण किया जा रहा था, और इसके जो कैप्टन पेबे थे, उनके अगेंस्ट में ये परलकोट विद्रोह हुआ था। आपको मैं एक बात और बता दूं, हम लोग सोच रहे होंगे ना कि ये बहुत बड़े बड़े उम्र के लोग होते होंगे जो ये विद्रोह करते थे। ये कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, इनके पास कोई बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान नहीं होता था, या इन्होंने कोई लॉजिस्टिक्स नहीं रखे हुए थे, इन्होंने स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज का अध्ययन नहीं किया था, पर फिर भी ये अपनी युद्ध कला में बहुत सुघर तरीके से माहिर थे, जबकि देश के अन्य क्षेत्रों में युद्ध के अन्य लॉजिस्टिक्स डेवलप हो चुके थे। फिर भी ये अपने शौर्य के दम पे, अपनी हिम्मत के दम पे लोगों को हिला देने का आमदा, हिला देने की ताकत रखते थे। ये सभी जो विद्रोही थे वो कोई भी 32 या 35 साल से अधिक के नहीं थे। तो आप सब तो नेहरू युवा केंद्र संगठन के तमाम युवागण हैं, अपने आप में उत्साह और ऊर्जा का संचार कर सकते हैं अभी भी, कि कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में, कोई भी विप्लवी या विभेदी किन्हीं भी बातों को लेके, धर्म को लेके, किन्हीं भी अन्य बातों को लेके विभेद ना उत्पन्न कर सके। अगला विद्रोह होता है तारापुर विद्रोह, जो कि दलगंजन सिंह के नेतृत्व में होता है 1842 में। देखिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर मेरिया विद्रोह होता है, जिसमें एक बहुत ज्यादा जानने की टर्निंग पॉइंट देखते हैं हम। ये विद्रोह भी 1842 में होता है, और इसका नेतृत्व किया था हिड़मा मांझी ने। ये आप लोग के जानने की बात है कि ये विद्रोह नरबली प्रथा के विरुद्ध में हुआ था। पहले कहा जाता था कि जनजातियों के द्वारा व्यक्तियों को भी मार दिया जाता है, उनको भी खत्म कर दिया जाता है। नहीं,
1842 में नरबली प्रथा के विरुद्ध में ये विद्रोह हुआ था। फिर लिंगागिरी विद्रोह हुआ, ये भी बस्तर का एक मुक्ति संग्राम माना जाता है। ध्रुवा माड़िया के नेतृत्व में ये हुआ था और इसको ध्रुवा माड़िया जी को दूसरा शहीद माना जाता है। प्रथम शहीद थे गेंद सिंह, तो दूसरे शहीद माने जाएंगे ध्रुवा माड़िया। कोई विद्रोह अभी 1859 में हुआ जो कि नांगुल दोरला में हुआ। ये क्यों हुआ था? कहते हैं ना, ये जल जंगल जमीन के लिए बोलते हैं। हाँ, एक विद्रोह हुआ था जो याद रखने के लिए, साल पेड़ की कटाई के विरुद्ध में कोई विद्रोह, कोई, जिसको के ओ आई करके कोई विद्रोह कहा जाता है, ये नागुल और दोरला क्षेत्र में हुआ था। मुरिया विद्रोह भी हुआ 1876 में, जिसमें प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति पे किसी भी प्रकार के अनाचार को रोकने के लिए हुआ। फिर अब अंतरिम एक बड़े विद्रोह की बात, भूमकाल विद्रोह। भूमकाल का मतलब बताती हूँ, भूकंप लाना, भूमि का कंपन हो जाना। वास्तव में ये जो भूमकाल विद्रोह था ना, ये भूमि को कंपित कर देने वाला 1910 का विद्रोह था। ये गुंडाधुर जी के नेतृत्व में हुआ था, जिनका असली नाम था बागा धुरवा। ये मात्र 35 साल के थे, कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज्यादा इनके पास शस्त्र नहीं थे, परंतु इन्होंने पूरी भूमि को कंपित कर दिया था। ये वो विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों को छिपने के लिए गुफाओं की शरण लेनी पड़ी थी। इस तरीके से उन्होंने आपस में एकीकृत होके, कहते हैं कि एकजुटता का कोई तोड़ नहीं है, आपस में एकीकृत होके एक दूसरे का पूरे विश्वास से हाथ थाम करके इन्होंने इस विद्रोह को अंजाम दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध में। और मैं आपको बता दूं कि पूरे अंग्रेजों को उस समय छिपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ गई थी। एक ये बहुत बड़े विद्रोह के रूप में अंकित होता है। और आपको बताऊं कि इनके जितने भी शहीद थे या जिन लोगों को सजा दी गई, अंग्रेजों ने आज भी जगदलपुर नामक, जो हमारे छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है बस्तर का, वहां पे इमली के पेड़ में उनको फांसी की सजा दी गई थी, उल्टा लटका के फांसी दी गई थी। बहुत दर्दनाक उनको फांसी की सजा दी गई थी। और इस विद्रोह को आज भी इतिहास में रेखांकित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है और कहा जाता है कि गुंडाधुर विद्रोह आज भी एकता, एकजुटता और अंग्रेजों को खदेड़ देने का एक बहुत बड़ा मिसाल था। कई बार जब हम बात करते हैं तो कुछ एक चीजों को हम नजरअंदाज कर जाते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में एक गोवारी जनजाति थी। गोवा के विषय में भी मैं बात करूंगी। हम तो भारत की स्वतंत्रता 1947 से मानते हैं, परंतु गोवा को जो स्वतंत्रता हुई वो 1961 में मिलती है। और 1961 में पुर्तगालियों के अगेंस्ट जब इन लोग कार्य किए थे, उस समय भी गोवा में कई जनजातियां थी, जैसे गौड़ा, कुंडी, बेलिप, धनकर, कई जनजातियां थी। जो धनकर तो बाद में गुजरात में भी आ गए थे। इसके बाद मैं बताती हूँ कि महाराष्ट्र में एक विशेष जनजाति है जिसका भी कुछ दिनों पहले ही मुझे उल्लेख मिला जब मैं वहां पे गई। तो नागपुर से थोड़े अंदरूनी क्षेत्रों में एक वहां गोवारी जनजाति होती है, जिनको गाय चराने वाली जनजाति कहा जाता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन जनजातियों का संबंध कहीं ना कहीं गोवा के अंदरूनी क्षेत्रों से है, जो इन क्षेत्रों में आके बसे हैं। और ये गाय चराने वाली जनजातियां 1992 में 118 लोगों की इसमें भी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के जनजातीय योद्धाओं ने किस प्रकार से अपने शौर्य का परिचय दिया और एक ही सूत्र, एक ही धारा कि संगठित हो आत्मीय संगठन हमारा। इतनी ही बात हम सब युवाओं को, उन जनजातीय योद्धाओं को प्रेरणा में रख के, उन जनजातीय योद्धाओं को स्मृति में रख के हमेशा ये देखना होगा कि कभी भी किसी शौर्य के लिए बहुत अधिक संसाधन नहीं चाहिए होता है, केवल आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास के बाद अगले व्यक्ति पे विश्वास बहुत जरूरी होता है। तो ये बहुत आवश्यक था कि जब हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं तो उसमें अपने देश के उस अक्षुण्ण सिरे में अवस्थित सुंदर सी जनजातीय संस्कृति को कभी भी, उनके जो लोगों ने हमारे लिए मोर्चा लिया, उनको हम कभी नजरअंदाज ना करें। अब जैसे कि मैंने वादा किया था कि आपसे एक बहुत सुंदर सी
महिलाओं के सम्मान में एक बहुत प्यारी सी कहानी बताऊंगी और इसी के साथ अपनी वाणी को अल्पविराम भी दूंगी। फिर कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। मेरा जीवन काल पूर्ण रूप से उन क्षेत्रों को समर्पित है, तो उन क्षेत्रों में रहते हुए, उनके बीच जीवन बिताते हुए एक नव ऊर्जा का संचरण अपने भीतर महसूस करती हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि कभी भी महारानी दुर्गावती के विषय में आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें जानेंगे, पर एक छोटी सी कहानी मैं बता दूंगी कि अंग्रेज कभी उनके कार्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं कर पाए। एक बार अकबर ने उनको बेलन, सोने का बेलन भेजा प्रतीकात्मक रूप में। जैसे कि मैं बता दूं, एक बात जो मुझसे रह गई थी कि जब भी आदिवासी आंदोलन होते थे ना, तो इसमें प्रतीक का बहुत महत्व होता था। सिंबल सिंबल जैसे आपस में सिंबल बांट के ये एश्योर करते थे कि अब ये हमारे आंदोलन का सहभागी है। जैसे गुंडाधुर आंदोलन में लाल मिर्च और आम की टहनी बांट के एश्योर किया जाता था कि हाँ, ये व्यक्ति हमारा आंदोलनकारी है। जैसे अभी हम लोग बैज लगाते हैं ना, वो लोग लाल मिर्च या आम की टहनी बांटते थे। उसी प्रकार से एक प्रतीक का उपयोग किया छत्तीसगढ़ में। सम्राट अकबर जो थे, वो हर जगह अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे थे विस्तारवादी नीति के तहत, और उन्होंने इसी विस्तारवादी नीति के तहत महारानी दुर्गावती, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, तो उनको एक सोने का बेलन भेजा और कहा प्रतीकात्मक रूप में कि उनकी मंशा ये थी, ये बताना चाह रहे थे इस प्रतीक के जरिए कि आप एक महिला हैं, सुंदर से अपनी गृहस्थी संभालिए, गृहस्थी को संजोइए, और अब आप राजपाट से विमुक्त हो जाइए और हम आपके यहाँ प्रवेश करके सुंदर से अपना शासन चलाएंगे। क्या महारानी दुर्गावती उससे खिन्न हुई होगी या तुरंत लड़ाई के लिए निकल गई होगी? नहीं, उन्होंने बहुत ही युक्तिपूर्ण तरीके से इसका जवाब दिया और उन्होंने एक स्वर्ण का करेला उनको वापस भेजा। अब इस प्रतीक का क्या तात्पर्य होगा? तो इस प्रतीक का तात्पर्य था कि हमारे बस्तर के जो जंगल हैं, वो बिल्कुल इस करेले की तरह डार्क ग्रीन है, बहुत सुंदर ग्रीनरी और फॉरेस्टी है, जिसको देख के आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे प्रवेश कर जाऊंगा। हाँ, लेकिन आपको जैसे करेले की धारियां होती है ना, वैसे ही दुर्गम मार्ग मिलेंगे, और यदि यहाँ पे आपने अपना शासन करने की जरूरत की, तो स्वाद बिल्कुल करेले की तरह कड़वा मिलेगा। तो ये थी महारानी दुर्गावती। महारानी दुर्गावती जी के जीवन से, समरसता से जुड़ा एक और सुंदर पहलू आपको बताती हूँ कि उनके साथी और सहयोगी जो होते थे, जो उनकी दासी थी, उनके नाम पे उन्होंने कई सारी धर्मशालाओं का नामकरण कर दिया। वो कभी अपने नाम पे कोई चीज या किसी भी चीज का क्रेडिट स्वयं नहीं लेती थी। वो अपने साथ सहयोगी, चाहे वो एक काम करने वाला सबसे निम्न व्यक्ति से उच्च व्यक्ति तक में, वो निचले क्रम को पहला महत्व देती थी। ये था समरसता का सुंदर उदाहरण, और यही वजह थी कि जनजातीय क्षेत्र में कभी भी मुगल हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं कर सके। तो ये था एक महिला का उस समय का शौर्य। हम झांसी की रानी जी के विषय में जरूर जानते हैं कि उन्होंने अपने बालक को सीने से बांध करके लड़ाई की थी। बिल्कुल इसी प्रकार की लड़ाई महारानी दुर्गावती ने भी की थी, और आज भी उनकी गौरव गाथाएं, किंवदंतियां आज भी वहां पे मशहूर हैं, जो उन क्षेत्रों में संगीत के रूप में लिपिबद्ध है और बहुत ही सुंदरता से गाई जाती हैं। तो अपनी संस्कृति को ये पीछे है करके मत पहचानिए, ये सोच के पहचानिए कि बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी हमें उनसे आहरित करनी है। बहुत सा शिष्ट आचरण है जो उनसे अपनाना है, जो शिक्ष आचरण यानी शिक्षित होते हुए भी हम धारण नहीं कर पाए हैं। तो वो प्रकृति माँ के अद्भुत विकल्प हैं, उनको पूजा जाना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, और वो दूर हैं या उनको सिंपैथी नहीं देना है। उनको कहना है माट संगोय द काट, आओ मिलके साथ चले। ये हल्बी के 3 शब्द थे। 3 शब्द हम सिर्फ आई लव यू के रूप में जानते हैं। ये 3 शब्द क्या हम कह सकते हैं आपस में? माट संगोय द काट, आओ मिलकर साथ चले। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
बहुत ही सारगार्भित तरीके से आपने जो हमारे आदिवासी लीडर रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी है। भले ही वो छत्तीसगढ़ से हो या राजस्थान से हो, या फिर किस तरीके से आपने जो आदिवासी आंदोलन को खंडों में भाग करके किया है, ये हमारे लिए भी एक बहुत ही नई चीज है। हिस्ट्री हमने काफी समय स्कूल कॉलेज वगैरह में भी पढ़ते हुए आए हैं, बट ये चीज शायद हम लोगों से भी मिस हो गई थी। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। हम कुछ समय है हमारे पास, तो अगर हम किसी के पास सवाल है तो हम सवाल ले सकते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो अपना चैट बॉक्स में सवाल रख सकता है, या फिर अपने आप को अनम्यूट करके मैम से सीधे वो सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी 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 मैम, मेरा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में गुंडाधुर जी के नाम से कोई पुरस्कार दिया जाता है, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सवाल आपको इसका उत्तर इंटरनेट में बहुत अच्छे से मिलेगा, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छे से इसके लिए पुरस्कार दिया जाता है, शौर्य के लिए दिया जाता है। और बताएं, और कुछ जानना चाहते हैं? कुछ विशिष्ट पूछिए ना, मूल प्रवृत्ति के विषय में पूछिए। नहीं, क्या मैम, ये प्रश्न बहुत ही आता है। तो हाँ, ये ये प्रश्न खेल बिल्कुल के आता क्षेत्र है। में दिया जाता है ये पता है, लेकिन खेल के क्षेत्र में कौन से उसमें खेल के में दिया जाता है ये कंफर्म नहीं। जैसे जी जी मैम। आप, आवाज थोड़ी सी कम आ रही जी, अगला प्रश्न पूछिएगा ना। क्या पूछा? खेल के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में दिया जाता है ये पता है मैम, लेकिन खेल के क्षेत्र में कौन सा खेल है ये कंफर्म नहीं है। साहू जी, ये सवाल शायद अभी आज के उसके लिए पूरी तरीके से विषय से थोड़ा हटके है, पर मुझे शायद ये है कि जो गुंडाधुर जी की स्वतंत्रता लड़ाई में किस तरीके से उनका योगदान रहा है, और किस तरीके से उन्होंने अपने बस्तर क्षेत्र में अंग्रेजों से लड़ाई करी है, और क्या उनका दबदबा रहा है। अगर मैम आप इस चीज पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दें तो शायद हमारे युवाओं को इसके प्रति और थोड़ी जागरूकता बढ़ जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है। ये ऐसा है कि गुंडाधुर जी को बहुत ही सम्मानित करते हुए, क्योंकि उनका शौर्य उस समय जब कहा जाता है कि कई जनजातीय क्षेत्रों में जब मैं जाती हूँ उन क्षेत्रों में, तो कहा जाता है कि जब अक्सर ऐसा होता है कि जैसा अभी इन्होंने कहा कि पुरस्कार का उनके कौन सा पुरस्कार या क्या पुरस्कार, ये बिल्कुल मैं बता देती हूँ कि उनके लिए जो धनुर्धारी थे वो बहुत ही अच्छे धनुर्धारी होते थे, और इस विषय में उन पुरस्कार भी उल्लेखित किए गए हैं। अब दूसरी बात मैं ये बताऊं कि गुंडाधुर जो थे उनका नाम बाद में गुंडाधुर रखा गया, पहले तो उनका नाम था बागाधुरवा। और वो बिल्कुल इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी के थे। उनका जितनी तेजी से, जितनी फुर्ती से वो अपने शरीर की क्रियाओं को अंजाम देते थे, उतनी ही तेजी से वो अंग्रेजों के द्वारा जो उनकी रणनीति होती थी, उसका जो हम टिट फॉर टैट आजकल यूज करते हैं ना, तत्काल में वो उसके लिए रणनीति तैयार कर लेते थे। यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे या कोई स्ट्रेटेजिक थिंकर नहीं थे, उसके बावजूद जितनी तेजी से, जितनी फुर्ती से वो भागा करते थे उन क्षेत्रों से या दौड़ लगाया करते थे, उतनी तेजी से वो अंग्रेजों के जो क्रियाकलाप होते थे या वो जो विभेदक रणनीति भी खेलने की कोशिश करते थे, उसके लिए अपनी तात्कालिक रणनीति को अंजाम दे दिया करते थे। पहले तो उन्होंने आम की टहनी का उपयोग किया एक दूसरे को भेजने के लिए, पर जब आम की टहनी से बस काम नहीं चला तो उन्होंने लाल मिर्च का उपयोग किया, और इस लाल मिर्च और आम की टहनी को बांध करके एक घर से दूसरे घर गुप्त रूप से, सोचिए उनका, अभी तो हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो या कुछ सूचना तंत्र की बात करते हैं, तब तो कोई मोबाइल या कोई भी चीजें नहीं थी, पर उन्होंने कैसे लोगों को संगठित किया होगा, और उस पूरे क्षेत्र के लोगों को आपस में उन्होंने सबसे बड़े आंदोलन के रूप में संगठित कर लिया। मैडम जी, वर्तमान में जो जनजातीय लोग जो हैं उसको आगे बढ़ाने में अब क्या करना पड़ेगा मैडम?
देखिए, सबसे पहले ना एक चीज करनी पड़ेगी कि कभी भी क्या नहीं करना पड़ेगा वो पहले बताती हूँ, फिर क्या करना पड़ेगा वो बताऊंगी। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं किसी को भी। सबसे पहले तो हम उनको कमजोर मानना बंद कर दें। एक खाई को पाटने के लिए दूसरी खाई बनाना छोड़ दें, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि उनको सिंपैथी नहीं चाहिए है, उनके जो गुण हैं उन्हीं को विकास करके हमको आगे लाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब एक बहुत ही अंदरूनी क्षेत्र में जा गई, नारायणपुर के छोटे डोंगर से भी और अंदर वाले क्षेत्र में गई, ओरछा से भी और आगे, तो वहां जब मैं गई तो मैंने एक बच्चा जो कि विकलांग था, जिसका एक पैर नहीं था, मेरी भी कदाचित उस दिन गलती थी कि मैंने उस बच्चे को सिंपैथी देते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास शासन की कोई योजना नहीं है कि तुम सुबह 4 बजे निकलते हो और शाम को 6 बजे अपने घर पहुंचते हो और साल में केवल एक बार अपने घर जाते हो? तो वो लड़का मुस्कुराया, कोई बहुत बड़ा भाव उसके चेहरे पे नहीं दिखा। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। दे डू नॉट वांट सिंपैथी और दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सिंपैथी फ्रॉम अस। उसने कहा, नहीं मैडम, मैं तो ये दूरी 4 से 5 घंटे में तय कर लेता हूँ। और घर जाना, जो होम सिकनेस हम शहरी बच्चों में होती है, वो उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। उसने स्पष्ट तौर पे कहा कि नहीं मैडम, हम लोग तो यहाँ पढ़ने आए हैं, एक लक्ष्य होकर पढ़ना हमारा उद्देश्य है, मुझे बार बार घर क्यों जाना है? तो मैं घर नहीं जाऊंगा और जब जाऊंगा तो मैं आसानी से चला जाऊंगा। तो क्या ऐसे बच्चों का, जब एक पैर से विकलांग बच्चा इतने गर्व से कह सकता है कि मुझे पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या ऐसे बच्चों का हम मैराथन में उपयोग नहीं कर सकते? क्या इनको नेशनल ओलंपियाड में नहीं लेके जा सकते हैं? बहुत सी ऐसी चीजें इनके लिए कर सकते हैं। तो अब इनको सिंपैथी देने की नहीं, इनके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। इनमें जो आत्मिक गौरव जो अंग्रेजी शासन काल में इनसे छीना गया है ना, वो आत्म गौरव इनको वापस उपहार में देने की जरूरत है। बस इतना ही करना है हमको। मैम, एक हमारे पास सवाल चैट बॉक्स में आया है कि क्या आदिवासी लोगों को कोई धर्म है, या इनका क्या धर्म रहता है, या फिर जो अभी धर्म परिवर्तन है? जी जी, तो इस संक्षिप्त में देखिए, जनजातीय, मैंने बार बार कहा, आदिवासी शब्द से थोड़ा परहेज करें, फिर तो हम सभी आदिवासी हैं अपने क्षेत्र के, ठीक है? तो जो जनजाति हैं, उनका धर्म केवल एक होता है, प्रकृति माँ की सेवा करना। और वो बूढ़ा देव को बहुत अच्छे से मानते हैं। बूढ़ा देव कौन है? हम बिना विभेदक हुए, बिना हम यदि तो बूढ़ा देव यानी वो पुराना देव, जो सब पुराना देव है, वो शिव शंकर को अपने रूप में देखते हैं और उन्हीं की पूजा भी करते हैं हर जगह। और एक चीज और, प्रत्येक की आप गौण आदिवासियों का भी देखेंगे तो उनमें, जैसे हम बोलते हैं ना, गोत्र बने हुए हैं कि कश्यप गोत्र होते हैं या के गोत्र होते हैं, उसी प्रकार से उनमें भी गोत्र बने हुए हैं। उन्होंने प्रकृति को सहेजने के दृष्टिकोण से, किन्हीं का नाग वंश है, किन्हीं का इसी प्रकार से कोई और वंश है, तो भिन्न भिन्न लोगों के, भिन्न भिन्न प्राणियों के नाम पे वंशों का भी निर्धारण किया है। तो वो केवल एक ही धर्म को मानते हैं, वो है प्रकृति का धर्म। और ऐसा विशेषीकृत आप देवता के रूप में बोलेंगे ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास में। तो ये सारी चीजें देखने, जानने और समझने की है। बाकी विभेदी पता नहीं क्यों जाके वहां पे आरोपण कर रहे हैं, ये तो समझ से बिल्कुल परे है। ये केवल एक प्रकार से कलेश का बीज है जो वो वहां पे डालना चाहते हैं। वो पूर्ण रूप से हमारे ही पुराने लोग हैं, हमारे ही वो लोग हैं जो हमसे भी शुद्ध रूप में वहां विद्यमान हैं। मैंने शुरू में कहा था, मूल प्रकृति होती है और फिर होती है अर्जित प्रेरणा। तो वो मूल रूप में विद्यमान है, वो हमारे ही रूप में है, तो हमारा क्या धर्म है? वही धर्म उनका है। बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही कठिन सवाल को बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पे बहुत सारगार्भित तरीके से बताया है। मैं अब और किसी से अनुरोध करूंगा कि अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लें, वरना हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, जी
जी सर, मेरा सवाल है कि छत्तीसगढ़ का तो प्रथम शहीद शहीद वीरनारायण सिंह को कहा जाता है। जी, आपका सवाल। सर, छत्तीसगढ़ का जो प्रथम शहीद है ना, उसको तो शहीद वीरनारायण सिंह को कहा जाता है। मैम जी, तो ज्ञान सिंह को बता रहा है। अच्छा अच्छा जी, मैम आप इसमें कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? नहीं, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद निश्चित ही वीर नारायण सिंह को कहा जाता है, लेकिन आप एक बार ना इतिहास उठा के देखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं। वो स्वतंत्रता संग्राम जो पूर्व में शुरू हुए थे, उसमें हम किनको कह रहे थे, जनजातीय लोगों में प्रथम शहीद में गेंद सिंह को बोल रहे हैं हम, जी, जो जनजाति कि में हुआ। बुद्ध माड़ियों के लिए नेतृत्व करते हुए शहीद हुए थे, मड़िया जनजाति के। ठीक है जी मैम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही नई चीज हमको आज यहाँ पे जानने को मिली है। बहुत सारे नए पहलू हमको जनजातीय के रूप में आज समझने को मिले हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथियों का जो एक छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के जो आदिवासी जनजाति रहे हैं, उनके बारे में भी हमको काफी नई रोचक जानकारी मिली है। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने कहानी के माध्यम से हमको जो छोटे छोटे किंवदंतियां बताई हैं, उससे भी काफी हमारे युवाओं को एक नई जानकारी के साथ साथ नई ऊर्जा भी मिली है। और साथ ही साथ किस तरीके से उनका संग्राम आज के आदिवासियों के लिए भी किस तरीके से प्रेरणा का स्रोत है, वो भी आज हमको समझने के लिए मिला है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ते हुए मैं हमारे बीच में उपस्थित क्षेत्रीय निदेशक जैन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और हमारे बीच में उपस्थित सभी राज्यों के राज्य निदेशक प्रकाश मरूरे सर जी का, मनीषा शाह मैम का, पवन अमरावत सर का, हमारे स्टेट डायरेक्टर श्रीकांत पांडे सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हमारे जो युवा यहाँ पे जुड़े हैं और जिन्होंने इतनी देर तक बहुत ही रोचक और बहुत ही उत्सुकता के साथ जो आज का कार्यक्रम सुना है, उसके लिए मैं आप सभी युवाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ सर का अगर आदेश है तो हम कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी का पुनः मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि एक लंबे समय के प्रबोधन कार्य को आपने धैर्य से सुना। सभी युवाओं का और सभी आयोजकों का मैं हृदय से वंदन करती हूँ। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल।